गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था क्वालिटीज ऑफ लीडर। आज अपन पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स या टाइप्स ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व के प्रकार या नेतृत्व शैलियों के प्रकार। नेतृत्व शैली का तात्पर्य कार्य समूहों का नेतृत्व करते हुए नेता द्वारा अपनाई गई ऐसी व्यवहार विधि से है जिससे सामूहिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा और उत्साह से आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया जा सके। जैसे फ्रेड लुथांस ने कहा कि नेतृत्व शैली एक ऐसा ढंग है जिसके द्वारा नेतृत्वकर्ता अपने अनुयायियों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से नेतृत्व शैली का तात्पर्य लीडरशिप स्टाइल जिसमें नेता अपना व्यवहार डिसाइड करता है, निश्चित करता है कि वो किस प्रकार का बिहेवियर अपने अनुयायियों के साथ करेगा और किस तरह से अपने संगठन और उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा। तो एक नेता की या एक लीडर की विभिन्न प्रकार की शैलियां होती हैं। किसी संस्थान की सफलता या असफलता नेतृत्व की किस्म, स्वरूप या शैली पर निर्भर करते हैं, क्योंकि यह एक विशिष्ट प्रकार के आचरण एवं व्यवहार की ओर संकेत करता है। अब हम देखते हैं, प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रबंधक को नेतृत्व की किस शैली को अपनाना चाहिए, यानी उसे कौन से स्टाइल यूज करनी चाहिए। तो उसके लिए विभिन्न विद्वानों और प्रबंध शास्त्रियों के विचार सामने आए और उनमें से फीडलर ने जहां कार्यपरक एवं संबंधात्मक शैलियों का महत्व देने की बात कही, वहीं पथ लक्ष्य विचारधारा में निर्देशात्मक, समर्थन मूल्य, सहभागिता मूलक एवं उपलब्धि परक नेतृत्व शैलियों पर बल दिया। इस प्रकार से रेंसिस लिंकर्ट ने प्रबंधक की 4 प्रणालियों को स्पष्ट किया जिन्हें इनको नेतृत्व शैलियों का नाम दिया गया, लीडरशिप स्टाइल का नाम दिया गया। और इसमें रेंसिस लिंकर्ट की जो दी गई शैलियां हैं उनको बहुत अधिक प्रबंध के क्षेत्र में देखा जा सकता है। उन्होंने 4 प्रकार की शैलियों को दिया: शोषणात्मक, आधिकारिक एक्सप्लोटिव, ऑथोरिटेटिव, उदार अधिकारी, परामर्शात्मक और सहभागिता पूर्ण। तो संक्षिप्त में अगर हम देखें तो नेतृत्व शैलियों को इस प्रकार हम डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। जो इनके प्रकार हैं वो है अभिप्रेरणात्मक, मोटिवेशनल, शक्ति केंद्रित और पर्यवेक्षीय। अब इसमें अलग अलग प्रकार की तीनों श्रेणियों के डिफरेंट इसकी स्टाइल्स हैं। अभिप्रेरणात्मक शैली के अंदर ये 3 प्रकार के नेता हो सकते हैं: धनात्मक, ऋणात्मक और निरंकुश। इसी प्रकार से शक्ति केंद्रित में अभिप्रेरणात्मक 2 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक, और शक्ति केंद्रीय में निरंकुश और जनतंत्र। पर्यवेक्षी शैली में कर्मचारी प्रधान, उत्पादन प्रबंध और निर्बाध। तो प्रत्येक नेतृत्व शैली का उपयोग नेता के द्वारा अपने अपने तरीके से किया जाता है। इनका जो विवरण है हम देखते हैं। अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली, मोटिवेशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। एक नेता जिन नेतृत्व शैलियों द्वारा अपने अनुयायियों अथवा प्रबंधक अपने अधीनस्थों को मार्गदर्शन और उन्हें अधिकाधिक कार्य करने हेतु प्रेरित करता है, तो उसे अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली के नाम से जाना जाता है। अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली के निम्नलिखित 2 प्रकार हैं: धनात्मक अभिप्रेरण शैली, पॉजिटिव मोटिवेशन स्टाइल, जिस शैली के अंतर्गत प्रेरणा, पुरस्कार एवं सहभागी निर्णयन के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, उसे धनात्मक या सकारात्मक अभिप्रेरण शैली कहते हैं। अन्य शब्दों में, जब किसी समूह का नेता अपने अनुयायियों को वित्तीय, अवित्तीय प्रेरणाएं तथा पुरस्कार प्रदान करके कार्य करने हेतु आवश्यक निर्देश देता है,
तो धनात्मक अभिप्रेरण शैली कही जाती है। ऋणात्मक अभिप्रेरण शैली नेगेटिव मोटिवेशन स्टाइल, जब कोई नेता अपने अनुयायियों को अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करने की दृष्टि से भय दिखाता है एवं दंड देने पर बल देता है तो इसे ऋणात्मक अभिप्रेरण शैली कहते हैं। उदाहरणार्थ, कार्य या नौकरी से हटाने, सुविधाओं को वापस लेने, स्थानांतरण करने, पदोन्नत करने, अधिकारों में कमी करने, अधिक समय तक कार्य लेने की धमकी आदि। इन शैलियों की जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिप्रेरणात्मक नेतृत्व शैली की निम्नलिखित इसकी विशेषताएं हम देख सकते हैं। यह मनोवैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है क्योंकि इसमें व्यक्ति के मनोविज्ञान के आधार पर उन्हें मोटिवेट किया जाता है। इस शैली की मान्यता है कि बाह्य प्रभाव की अपेक्षा आंतरिक अभिप्रेरण का व्यवहार पर एक निर्णायक प्रभाव पड़ता है। इसका संबंध मानव शक्ति से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि का एक साधन है। यह शैली लक्ष्य प्रधान व्यवहार को जन्म देती है। इसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक अभिप्रेरण विधियां सम्मिलित हैं। इस प्रकार की शैलियों के कुछ गुण हम देख सकते हैं, मेरिट्स। यह उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के फलस्वरूप कार्य के प्रति लगन की भावना विकसित होती है और मनोबल भी बढ़ता है। मानवीय संसाधनों का अत्युत्तम प्रयोग किया जा सकता है। अच्छे मानवीय एवं श्रम संबंधों की स्थापना होती है। इस प्रकार की नेतृत्व शैली के कुछ दोष भी देखे जा सकते हैं। संस्था पर आर्थिक भार बढ़ता है। यह दीर्घकाल के लिए उचित नहीं है। इससे न तो समूह को संतुष्टि मिलती है और न ही औद्योगिक शांति का वातावरण बन पाता है। कर्मचारियों के उत्साह एवं सृजनशीलता में कमी आती है और उनके कार्य का स्तर न्यूनतम वांछित कार्य स्तर तक सीमित रहता है और यह एक अमानवीय विधि एवं तरीका। लेकिन फिर भी इस शैली के अंतर्गत अधिक से अधिक अनुयायियों को मोटिवेट करते हुए उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड, शक्ति केंद्रित नेतृत्व शैली, पावर सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। जिस व्यक्ति नेता प्रबंधक की शक्ति का पद स्थिति से संबंधित न होकर उसकी वैयक्तिक विशेषताओं से होता है उसे शक्ति केंद्रित शैली कहते हैं। अन्य शब्दों में व्यक्ति के व्यक्तित्व आधार पर अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रभावित या निर्देशित किया जाए तो उसे शक्ति केंद्रित शैली कहते हैं। शक्ति केंद्रित नेतृत्व शैली निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। निरंकुश शैली, ऑटोक्रेटिक स्टाइल। नेतृत्व की यह शैली एक ऐसी शक्ति है जिसमें सभी अधिकार नेता के पास केंद्रित रहते हैं। अर्थात निरंकुश या तानाशाही नेता वह है जो समस्त निर्णय सत्ता को अपने में केंद्रित करता है और अनुयायियों पर दबाव, आदेश एवं भय द्वारा आदेशों का पूर्ण पालन कराने की ताकत रखता है। इसके अतिरिक्त वह शक्ति से मोह रखता है और उस शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग भी करता है। निरंकुश शैली के 3 प्रकार हो सकते हैं। सख्त निरंकुश शैली, स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अनुयायी नेता से डरे रहते हैं, अपने आप को हर समय असुरक्षित अनुभव करते हैं और निर्णय के प्रति किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं रखते हैं। हितैषी निरंकुश शैली, बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक स्टाइल में नेता नकारात्मक प्रभाव पर विश्वास रखता है। जो आदेश दिया जाता है अनुयायियों को पालन करना होता है। और चालाक निरंकुश शैली, मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेटिक स्टाइल में नेता अपने अनुयायियों अधीनस्थों को यह अनुभव कराने में सफल हो जाते हैं कि वे निर्णय में सहभागी हो रहे हैं लेकिन वास्तव में निर्णय पहले ही ले लिया जाता है। इस प्रकार की शैली की विशेषताएं, संप्रेषण केवल ऊपर से नीचे की ओर होता है। नेता द्वारा आदेश निर्देश लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। अनुयायियों या अधीनस्थों द्वारा केवल आदेशों का पालन करना होता है। नेता ही एकमात्र निर्णय लेने वाले व्यक्ति की भूमिका निर्वाह करते हैं। इसमें नेता का कठोर पर्यवेक्षण और नियंत्रण होता है। अधिकारों के प्रत्यायोजन का अभाव होता है।
इस शैली के कुछ जो मेरिट्स हैं, नेता को आत्मसंतुष्टि मिलती है क्योंकि अधीनस्थ आज्ञा पालक होते हैं। इसमें शीघ्र और स्पष्ट निर्णय लिए जा सकते हैं। इस प्रकार की शैली को अपनाने वाला प्रबंधक कई स्थितियों में सफल होता है। कम एवं मंद बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसी शैली को अपनाने वाले प्रबंधकों के अधीन कार्य करना पसंद करते हैं और ये अनुयायियों और अधीनस्थों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोष है इसमें, कर्मचारियों में भय उत्पन्न होने से उनकी पहल शक्ति नष्ट होती है। कर्मचारी इस शैली को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनकी पहचान शक्ति समाप्त होती है। कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें लक्ष्यों की जानकारी नहीं होती है और नेता प्रबंधक खुलकर अपनी मनमानी करते हैं और कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। सेकंड, जनतंत्रीय शैली, डेमोक्रेटिक स्टाइल। नेतृत्व की यह एक ऐसी शैली होती है जिसमें प्रबंध की सत्ता नेता यानी प्रबंधक में केंद्रित न होकर विकेंद्रित होती है और नीतियों, पद्धतियों एवं उपक्रमों आदि का निर्धारण स्वयं ही न करके अपने अनुयायियों से विचार विमर्श करके करते हैं। इसलिए नेता अपने अनुयायियों के सुझावों, विचारों, भावनाओं, आवश्यकताओं तथा सुविधाओं पर ही पूर्ण ध्यान नहीं देते हैं, अपितु अपने अनुयायियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण भी रखते हैं। इसकी विशेषताएं, इसमें द्विमार्गीय संप्रेषण व्यवस्था होती है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। निर्णय प्रक्रिया में अनुयायियों, अधीनस्थों को सहभागी बनाया जाता है। संस्था का संचालन प्रजातंत्र के मान्य सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। यह कर्मचारियों से पारस्परिक परामर्श और सुझाव पर आधारित है। यह अपने अनुयायियों या अधीनस्थों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाती है और इसके कुछ गुण भी हम देख सकते हैं। नेता एवं अनुयायियों के मध्य मानसिक और भावनात्मक सहभागिता पाई जाती है। कर्मचारियों की संतुष्टि के स्तर पर मनोबल में वृद्धि होती है। कर्मचारियों की कृत्य एवं संगठन के प्रति अभिरुचि बढ़ जाती है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। कर्मचारियों को कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता, पहल क्षमता का पूरा लाभ मिलता है और प्रबंधक के निर्णय विवेकपूर्ण, व्यवहारिक, बेहतर होते हैं। कर्मचारियों की परिवेदनाएं कम आती हैं और इसमें सुदृढ़ निर्णय लिया जाना संभव होता है। तो इस प्रकार से डेमोक्रेटिक स्टाइल बहुत एक अच्छे प्रकार की स्टाइल के रूप में माने जाते हैं। इसके कुछ दोष भी है। इस शैली के उपयोग में निर्णय लेने में देरी की संभावना हो सकती है। नेता इस शैली का दुरुपयोग कर सकते हैं। यह शैली खर्चीली है। यह शैली अत्यावश्यक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है और यह शैली कुछ जटिल प्रकार के संगठन के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से जनतंत्रीय शैली, डेमोक्रेटिक स्टाइल का उपयोग नेताओं के द्वारा किया जाता है और इसके माध्यम से वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसी का तीसरी जो शैली है, थर्ड, वो है निर्बाध शैली, फ्री रेन स्टाइल। इसका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। धन्यवाद।